जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस के पूछे गए एसएससी के द्वारा, इस बार एग्जीक्यूटिव क्या पूछने वाली है 100% यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके बनता है पेपर में। ठीक है भाई, ये चीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, 10+2 का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, फेस सिलेक्शन का हो या रेलवे का हो, भाई या तो मैं बात कर लूँ कि किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का हो, इतने खतरनाक क्वेश्चन टीसीएस ने पूछ रखे थे कि एक बच्चा जो सामान्य तैयारी करके जाता है उसको कर ही नहीं पाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि पोस्टमार्टम जो मेथड यूज़ करना है। संविधान संशोधन, अब संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब ऐसा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाला बच्चा कहाँ से कर पाएगा? भाई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। आर्टिकल 12 से लेकर 51 तक तो गोल के पीछे जाना भाई, यहाँ बच्चा फंस जाता है। बच्चे जो सोचते हैं कि भाई क्या लोकसभा का उपाध्यक्ष बोलूँ, अध्यक्ष बोलूँ, ठीक है, या महासचिव बोलूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का वर्दी के दीवानों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि भाई समय कम है और ऐसे कम समय में अपने आप को कैसे तैयार किया जाए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं एक रणनीति का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आप लोगों के पास जो भी समय बचा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, इतने कम टाइम में कैसे सरकारी नौकरी हम लोग जो है, हमारा जो सपना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। और उससे पहले एक टॉपिक आप लोगों को मैंने प्रस्तावना का एक टॉपिक जो है आप लोगों के लिए, इससे पहले वाला वीडियो वो था। उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने अगर उसको देखा है तो उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला दिल्ली पुलिस की 2025 के एग्ज़ाम के लिए। और वह जो टॉपिक है आपको अन्य भर्ती परीक्षाओं में अच्छे से उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर करवा देगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है भाई, आप वहाँ से अच्छा कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं ली है तो आप लोग उसको ज़रूर देखें और अच्छे तरीके से उसका नोट्स बनाएं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में प्रीएमबल से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप लोग कर पाओ। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पिछली वैकेंसी 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ उसके अंतर्गत, जैसे हमारा जो जीके वाला जो पार्ट है उसमें पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के जो जो क्वेश्चन पूछे गए। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, 10+2 का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, फेस सिलेक्शन का हो या रेलवे का हो, भाई या तो मैं बात कर लूं कि किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का हो, इतने खतरनाक क्वेश्चन टीसीएस ने पूछ रखे थे कि एक बच्चा जो सामान्य तैयारी करके जाता है उसको कर ही नहीं पाएगा। वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वहीं से प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक आइडिया लेकर के टॉप जो 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, लगभग ऐसे ही मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की टॉप 20 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसको हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, आप लोगों के लिए कंटिन्यू लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों के जीके के अंदर जो है 40+ जो मार्क्स है वो आप लोग वहाँ तक पहुँच पाओ, जिससे आप लोगों का जो वर्दी का जो सपना है वो साकार हो पाए। पूरी ज्ञानवेर की टीम आप लोगों के लिए अच्छी मेहनत करने वाली है प्यारे बच्चों। मेरी तरफ से जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा, क्योंकि जो शेड्यूल रहता है प्यारे बच्चों, पूरे दिन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी आप लोगों के लिए अल्टरनेट एक डे या फिर जब जब समय मिलेगा मैं आप लोगों को जो कंटेंट है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार बना रहे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें आप लोग जानेंगे कि पिछली वैकेंसी में जो क्वेश्चंस आए, क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ लेवल देखने को मिलेगा, पॉलिटी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। यहीं से आप लोगों का बेस अच्छा होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरना है, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, स्टैटिक जीके से, और उसके अलावा आपके साइंस से, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, इतना हार्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। अब ऐसा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाला बच्चा कहाँ से कर पाएगा? भाई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। देखो पूछ रहा है भी, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो अपॉइंटमेंट के जो कॉलेजियम का जो सिस्टम होता है उसको रिप्लेस कर दिया था। भाई रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन बाद में इसको वापस चेंज भी कर दिया गया प्यारे बच्चों। यहां हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम। प्यारे बच्चों, कॉलेजियम जो सिस्टम होता है ना प्यारे बच्चों, कॉलेजियम का अर्थ क्या होता है? जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, टोटल 5 लोगों से मिलकर बना हुआ समूह है 4 अन्य न्यायाधीश।
कॉलेजियम मतलब एक प्रकार से एक ऐसा कॉलेज जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम हिंदुस्तान में 1982 में फर्स्ट जज केस, उसके बाद सेकंड जज केस 1993 एंड थर्ड जो जजेस केस है 1998, उसके बाद चतुर्थ वाला 2015 का। तो जो न्यायाधीशवाद है यानी कि न्यायाधीश जो केस है वहां से इनका कॉलेजियम सिस्टम जन्मता है। कॉलेजियम का क्या काम होता है प्यारे बच्चों की, हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं ना उनका ट्रांसफर करवाने की सिफारिश करना, और उसके अलावा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को सलाह देना कि फलाने कोर्ट के अंदर फलाना जज लगाना है, फलाने हाईकोर्ट में फलाना मुख्य न्यायाधीश लगाना है। तो कॉलेजियम का काम जो होता है राष्ट्रपति को सलाह देना और हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर करवाना, और ये इसके काम रहते हैं। लेकिन कॉलेजियम एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो 4 वरिष्ठ जो एक्सपीरियंस्ड जो जज है उनका समूह होता है। तो प्यारे बच्चों कॉलेजियम सिस्टम तो आया कहाँ से, फर्स्ट न्यायाधीश केस, द्वितीय न्यायाधीश केस, तृतीय और चतुर्थ, अभी तक 4 न्यायाधीश केस हुए हैं। ठीक है, अब कॉलेजियम को रिप्लेस करने का जो प्रावधान किया गया 99वां संविधान संशोधन 2014 जो अधिनियम था प्यारे बच्चों, ठीक है, विधेयक, उस समय जब लाया गया और 2015 से इसको प्रतिस्थापित करके ये कहा गया कि इसकी जगह भाई क्या लेके आएंगे, इसकी जगह लेके आएंगे NJAC यानी कि जो नेशनल जो जज अपॉइंटमेंट जो कमीशन है, राष्ट्रीय जो न्यायाधीश नियुक्ति आयोग NJAC प्रतिस्थापित करने का कहा गया। लेकिन प्यारे बच्चों बाद में इसको इतनी मान्यता नहीं मिली। तो अब जो है भाई वर्तमान में तो ये कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, लेकिन इस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने वाला जो अमेंडमेंट था वो कौन सा था, 99वां संविधान संशोधन 2014 का ये बिल था। ठीक है, याद रखना भाई 99वां संविधान संशोधन। और उसके अलावा ये बाकी जो अमेंडमेंट आप लोगों के सामने दे रखे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन कब की देन है, 1985 की देन है। 82वां संविधान संशोधन सन 2000 की देन है। ठीक है, 2000 में हुआ। 65वां भाई 1990 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 65वां संविधान संशोधन जिसने ये बोला कि भाई हम तो जो SC और ST है उसके लिए एक विशेष जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति की जगह हम लोग एक बहुसदस्यीय निकाय स्थापित करेंगे। और जो विशेष अधिकारी था SC ST आयोग के लिए प्यारे बच्चों, आर्टिकल 338 की बात कर रहे हैं। 338 में SC ST और OBC तीनों हैं अलग अलग सेक्शंस में, 338A B। ठीक है, तो SC ST के लिए जहां विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात थी वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन बाद में ये कहा गया कि विशेष अधिकारी की जगह हम लोग इनके लिए SC और ST का आयोग बनाएंगे। तो वो बात थी। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख लेना। और 99वां संविधान संशोधन आपके सामने है। 52वां संविधान संशोधन 1985 जिसने भाई 10वीं अनुसूची जोड़ी थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी थी, जिसका काम था दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके द्वारा एक ऐसा कानून जो MP और MLA को डिस्क्वालीफाई करता है, जो MP और MLA को अयोग्य साबित करने वाला दल बदल कानून कहलाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था। तो ये बस बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन भाई जब एग्जाम में आता है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को परेशानी होती है, लाजमी होती है भाई। ठीक है, लेकिन इस बार आप लोगों को परेशानी नहीं होगी क्योंकि ज्ञान विहार आप सबके साथ है प्यारे बच्चों। ठीक है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं बस आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया कि पोस्टमार्टम जो मेथड यूज करना है, संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं, तो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं प्यारे बच्चों, ये पता होना चाहिए। पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ। और अमेंडमेंट जो है संविधान के अंदर जब कोई बदलाव किया जाता है तो उसे संविधान संशोधन जो संशोधन वर्ड है उस नाम से संबोधित किया जाता है। तो याद रखें अलग अलग अमेंडमेंट्स आप लोगों को इस एग्जाम के लिए पढ़ के जाने हैं। पहला अमेंडमेंट पता होना चाहिए भाई, और 21वां पता होना चाहिए, 91वां पता होना चाहिए, 92वां पता होना चाहिए, और 52वां पता होना चाहिए। और 100 से लेकर के 106 तक वाले तो अलग से याद होने ही चाहिए। और 100 से लेकर के 106 तक अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो बहुत जल्द आप लोगों को एक शॉर्ट जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के लिए ये, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर में बनता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए पता होना चाहिए, तो वो हम लोग कर लेंगे, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई अगला क्वेश्चन आया है फंडामेंटल राइट से, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है भी आप लोग सभी जानते हो। पहला तो दिमाग में यही रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो कहां से पूछ रहा है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द की बातें आप लोगों को कवर करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल 25 देखा है तो दिमाग में आना चाहिए आर्टिकल 25 कौन से भाग में आता है, भाग 3 में आता है। ठीक है, भाग 3 का नाम क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। भाग 3 का नाम क्या है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ठीक है, और मूल अधिकार कहां से लिए गए ये क्वेश्चन अलग से उठ जाना चाहिए, अमेरिका के संविधान से।
हर एक चीज का जवाब आपके पास प्रॉपर तरीके से डिटेल में होना चाहिए, ठीक है। भाग 3 का नाम है मूल अधिकार, जिन्हें मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और भाग 3 जो है मूल अधिकार, आर्टिकल संख्या कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, 12 से 35 में कवर करता है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, मूल अधिकार कितने थे प्यारे बच्चों? 7 थे। आज अगर बात करें 2025 में, हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है? 6 है भाई, ठीक है। फिर 6 के 6 मूल अधिकारों का आपको नाम पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 से 24 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और फिर आता है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, या रिलीजन कह दो। और उसके बाद भाई राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 29 और 30। फिर आर्टिकल जो 31 है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको खत्म कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन भी अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। 42वां तो आप लोग सभी जानते हो, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैंने प्रस्तावना में आप लोगों को बताया भी था प्रीएम्बल वाले पिछली क्लास के अंदर। किसी बच्चे ने प्रीएम्बल की अगर क्लास नहीं ली है तो वो आप लोग जरूर उसको देख लें। और उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे भाई, ये जो बाकी जो लास्ट वाला जो आर्टिकल है 32 नंबर, छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है, अन्य मूल अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32। एंड किसने कहा? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर साहब ने कहा था, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बात हो रही है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 से 28 क्या बताएगा? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बता रहा है। आर्टिकल 25 बोलता है एक व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने, मानने, त्यागने व प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। आर्टिकल 26 में बोला गया है धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता। और 27 में बोला गया है कि धार्मिक मामलों के प्रचार प्रसार में करों की अदायगी में छूट है, नो टैक्स, ठीक है। 28 में बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, नेशनल एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट है, उनमें धार्मिक शिक्षा पर बैन लगाया गया है और किसी भी धर्म की पूजा पाठ में शामिल होने का अधिकार है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रदान की गई जो अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है, उसके कौन से 2 अनुच्छेद मजबूती प्रदान करते हैं? सीधी सी बात है भाई। अब देखो, एक अगर बात करें कि यहाँ कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि भाई देखो, एक तो 29 वाला वैसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अल्पसंख्यकों में चला गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 24 आ गया इसमें, ठीक है। अब बच गया 27 और 28, 26 और 28। तो यहाँ 26 है धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता, लेकिन पूछ क्या रहा है कि अनुच्छेद मजबूती देते हैं किसको? अंतःकरण वाले को। तो 27 और 28 ये राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 27 और 28 दोनों मैंने बता दिए हैं। 27 और 28 दोनों में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। इसमें और कौन सा आर्टिकल आ रहा है भाई? इसमें 24 आ रहा है। 24 क्या बोल रहा है कि 14 वर्ष के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करवाना, उनको भर्ती करवाने पर अपराध है, उस पर खिलाफ है। 14 वर्ष तक के बच्चों को जो बाल मजदूरी है वो नहीं करवाई जा सकती। आर्टिकल 14 साल तक के बच्चों को ये बोलता है 24, ठीक है। और कौन सा है भाई? 29 बोलता है अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के प्रचार प्रसार की आज़ादी देता है। वे अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोपेगेट कर सकते हैं भाई, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंजर्वेशन का राइट है उनके पास माइनॉरिटीज़ को। और माइनॉरिटीज़ में आप लोग सभी जानते हो कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ में 6 कम्युनिटी आती है, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई और मुस्लिम। माइनॉरिटीज़ कमीशन हिंदुस्तान में 18 दिसंबर 1992 को बना था। एंड हर साल 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। यहाँ से मतलब मैं लिख सकता हूँ भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो भाई प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्योंकि बच्चा याद तो कर लेता है कि भाई मैंने मूल अधिकार याद रख रखे हैं। और वैसे भी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आर्टिकल 12 से लेकर 51 तक तो गोल के पी जाना भाई। भाग 1 और भाग 2 नागरिकता वाला चैप्टर, वहां से क्वेश्चन कम आने की संभावना, लेकिन 3 और 4 भाई अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, अति महत्वपूर्ण। मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि मूल संविधान मतलब जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान मतलब क्या है? संविधान लागू होने वाला समय। संविधान लागू होने वाला समय, ठीक है, 1950 बोला जाता है इसको। जब संविधान लागू हुआ तब कितने भाग थे? 395 आर्टिकल और भाग थे 22। ओवरऑल अगर बात करें वर्तमान वास्तविक संख्या
वर्तमान वास्तविक संख्या, अगर अनुच्छेदों की बात करें तो रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में लास्ट से लास्ट वाला जो एग्जाम था रेलवे एनटीपीसी में, रेलवे ने उत्तर दिया था अधिकतम वास्तविक संख्या जो है 448, ठीक है। हालांकि कई जगह 475 के लगभग भी इसको दर्शाया गया है। और अगर ओवरऑल भाग की बात करोगे तो अमेंडमेंट्स के बाद जो भाग जो है टोटल वर्तमान में 25 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो सीक्वेंस है उसमें 22 तक ही जाता है, वो 23, 24, 25 नहीं लिखाएगा। भागों के अंदर जो भाग है भाई वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कितने भाग थे? 22 भाग थे, ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन ने फिर से संविधान संशोधन आ गया भाई। संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया, बात कर चुके हैं, और 106 अमेंडमेंट्स हैज बीन कंप्लीटेड। एंड यहाँ पे देखो भाई निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्टिकल 38, भाई अब देखो आर्टिकल 38 आ गया तो दिमाग में बत्ती गुल हो जानी चाहिए कि आर्टिकल 38 कौन से भाग में आता है? 4 में आता है। भाग 4 का नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है। आर्टिकल संख्या कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 36 से 51 में आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, आर्टिकल 38 क्या कहता है, फिर डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? ऑटोमेटिक आपके दिमाग में 5-7 क्वेश्चन वहीं से आ जाने चाहिए, आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। और हर कोई चाहता है उसकी आय क्या हो? आय क्या हो? डबल। ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। पूछ क्या रहा है भाई कि आर्टिकल 38 से, आर्टिकल 38 में 44 अमेंडमेंट भाई, 44। लेकिन बच्चा गलती क्या करेगा? यहाँ करेगा, क्योंकि 36 से 51 में आप लोगों को ऐसे आर्टिकल्स दिखेंगे जो 42वें संविधान संशोधन की देन है, जैसे 39A, ठीक है। तो यहाँ वही आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 38 में भाई सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान है। एक तो ये वर्ड आया है सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, प्लस इसी के अंदर भी आप लोगों को पब्लिक वेलफेयर जो कंसेप्ट है वो मिल जाएगा। लोक कल्याणकारी जो अवधारणा है, जो भाग 4 का उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आर्टिकल 38 में मिलेगी। लोक कल्याण मतलब जनता का कल्याण। और इसी आर्टिकल ने 38 ने साफ साफ ये कहा है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि एक राज्य को आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब उल्टा भी तो पूछ सकता है ये कि आर्टिकल 38 के अंदर भाई अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 38 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 4 लाइनें दे दी तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 42वां कब हुआ? 1976 में। 1976 में। तो प्यारे बच्चों ये दोनों याद रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 को तो हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। और प्यारे बच्चों यहाँ से एक बड़ी बात जो आपको सीखने को मिलेगी, इसी 44वें संविधान से 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19F के जो प्रावधान है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया था। और उस समय ये कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन वर्तमान में इट्स ए लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, जो आर्टिकल 300A में आता है। संपत्ति का जो अधिकार है कब खत्म किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको खत्म किया गया। एंड मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में ये आर्टिकल 300 का या 300A में है, ठीक है, याद रख लोगा के, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो आर्टिकल 31 एंड 19F 19 स्वतंत्रता वाले अधिकारों में आता है, जिसमें 19 क्लोज 1 A B C D E F नहीं है, G, F को खत्म कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी के प्रावधान थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है, अभी आसान है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया? अभी मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चों आर्टिकल 51A या हिंदी में लिखा जाए तो 51 क में आते हैं, 51 क में आते हैं। अब देखो बात करें मौलिक कर्तव्य उल्लेख आर्टिकल 51A में है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो आप लोगों के दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आना चाहिए। 4A, ठीक है, आर्टिकल 51A में हो गया। मौलिक कर्तव्य जब संविधान लागू हुआ 1950, उस समय कितने थे? 0। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तब जोड़े गए, तब कितने थे? 10, ठीक है। यानी जब संविधान लागू हुआ तब ये नहीं थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 76 है उसमें इनको जोड़ा गया 10। आज कितने हैं? आज फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, ठीक है। 1976 में 10 थे,
संविधान लागू हुआ 1950 में, एक भी नहीं था। और आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपसे पूछे तो भाई मैं आपको पिछली जो एक शुरुआत में हम लोगों ने एक डेमो क्लास रखी थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना प्रत्येक माता पिता का या प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है। ये है मूल कर्तव्य। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ कवर हो जानी चाहिए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना प्रत्येक माता पिता का अभिभावक का कर्तव्य है। और ये 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया प्यारे बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप मौलिक कर्तव्य से क्या ले सकते हो, कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, रूस के संविधान से। और अगर कोई बच्चा ये क्लास देख रहा है तो उसको एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि मूल कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़े गए और उस समिति में कितने मेंबर थे, और उन सभी मेंबर्स का जो नाम है कमेंट बॉक्स में बता देना। मज़ा आ जाएगा भाई अगर ऐसा कोई बच्चा करता है। और जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है वो तो भाई अगर इस वीडियो को देखें तो वो भी कमेंट जरूर करना कि ताकि आपका रिवीजन हो जाए। भाई जो कमेटी है, जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई, ये हमारे लिए एज ए अलार्म काम करते हैं। ठीक है, और वो जो कमेटी है उस कमेटी में जो अदर मेंबर्स थे उनके नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना अगर कोई बच्चा अगर इस वीडियो को पूरा ढंग से डिटेल में देख रहा है। ठीक है भाई, तो ये बढ़िया आर्टिकल 51A, ठीक है, याद रख लेना। और यहाँ से ये बात बन जाएगी कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये आर्टिकल जो आया है 51A। ठीक है, पूछ रहा है कि भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी स्वीकृत की गई भाई। ये कितना है 28 लिखा हुआ है, ये कितना है 33, ये कितना है 10, ये कितना है 21। तो भाई बात करें ये है 33 प्लस 1 बराबर जोड़ा कितना बढ़ेगा 34। 34 में एक होगा मुख्य न्यायाधीश BR गवई। ठीक है, जिनको लेकर के अभी वो सुर्खियों में है कि भाई एक जो राकेश नाम का कोई शख्स है उनके ऊपर जो चप्पल है, जो जूता जो फेंकने वाला जो केस है भाई आप लोगों को पता होगा सुर्खियों में है, लेकिन बाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें माफ़ कर दिया गया। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश जो अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। ठीक है, BR गवई वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश है। और 33 क्या हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे भाई अन्य न्यायाधीश, अदर जज। तो न्यायाधीशों की संख्या को घटाना और बढ़ाना मेरे प्यारे बच्चों किसके हाथ में, संसद के हाथ में। न्यायाधीशों की संख्या को घटाना और बढ़ाना संसद के हाथ में, जरूर याद रखें। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 350 भी किससे संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग आर्टिकल है। वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है 280 है। यूपीएससी कौन से आर्टिकल में आती है 315 में आ जाएगी। निर्वाचन आयोग कौन से में आ जाएगा, निर्वाचन आयोग आ जाएगा आर्टिकल 324 में। ठीक है, अब ये बच गया 350 भी, ये इसका है। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये बात भी याद रख लेना भाई। इसका जो अधिकारी होता है अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और यहाँ से एक चीज़ और सीख जाओगे, आर्टिकल 350 में क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। भी सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश में जो हमारे मूल अधिकार है उनका रक्षक भी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। और ये क्या है, महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक, ये क्या गया भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में आता है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आता है, पता होना चाहिए। ये भाग 5 में आता है, ये भी भाग 5 में आता है, ये भी भाग 5 में आता है और ये भी भाग 5 में आता है। 4 आर्टिकल आप लोगों के सामने हो गए। और महान्यायवादी का जो अटॉर्नी जनरल होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। R वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के क्या है, अटॉर्नी जनरल है। और राष्ट्रपति आप लोग सभी जानते हो द्रौपदी मुर्मू है। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल भाई, ये आर्टिकल बताना बहुत जरूरी है, 1 2 का 4 4 2 का 1। ठीक है, सुना ही होगा आप लोगों ने, 1 2 का 4 4 2 का 1, आगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो
1 to 4 करती है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 है, देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। ठीक है भाई, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है? ये देखो भाई, यहाँ पे अगर एक बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रखा है तो यहाँ से आप लोगों के लिए एक चीज़ आसान हो जाएगी। देखो, ये सारे के सारे हाईकोर्ट से संबंधित हैं। ठीक है, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान, ये जो आर्टिकल 220 है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अगर कोई रिटायर्ड हो जाए तो रिटायरमेंट के बाद न्यायिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है। 226 है जो आर्टिकल 32 की तरह 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, ये हाई कोर्ट की 5 प्रकार की रीट, ओवरऑल तो 6 होती है, लेकिन यहाँ संविधान के हिसाब से बच्चे 5 प्रकार जो है वो पता होना चाहिए आप लोगों को। हाई कोर्ट को 5 प्रकार रीट जारी करने की शक्ति देता है। कौन कौन सी नाम बताना चाहूंगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, कौन सी? हैबियस कॉर्पस, और परमादेश मैंडामस, तीसरी अधिकार पर्चा, चौथी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो, ये होता है मैंडामस, और नंबर 4 उत्प्रेषण, सेटियरी, और लास्ट है प्रतिषेध। देखिएगा यहां लिख रहा हूं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार पर्चा, और उसके अलावा प्यारे बच्चों ये देख सकते हो परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण। ठीक है, 5 प्रकार रीट होती है जो हाई कोर्ट्स जो है भाई प्यारे बच्चों जारी करती है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। ये इसका आर्टिकल जो है ये है। ठीक है, ये है इसका आर्टिकल 226। और ये सेम रीट जो है भाई अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जारी कर सकता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो सुप्रीम कोर्ट भी 5 पर रीट जारी कर सकती है। सेम ये हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया, आसान क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने भारत ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, यहाँ देखो भाई, मैंने पहले बोल दिया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है अफ्रीका से ली गई है। और प्यारे प्यारे बच्चों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में है, 368, ये भी याद रखना। और जो भाग है इसका संविधान संशोधन वाला, भाग 20 में आता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग में आती है? 20 में आती है। ठीक है, और अफ्रीका से राज्यसभा में सदस्यों का जो नॉमिनेशन है वो भी यहाँ से लिया गया है, जो चुनाव की जो प्रक्रिया सॉरी वो यहाँ से ली गई है। ठीक है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए। याद रखें, फ्रांस से हम लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ा था स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना। ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों? फ्रांस से। अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स ले लिए, मूल अधिकार ले लिए। अमेरिका से प्रस्तावना ले ली भाई। ठीक है, अमेरिका से आप लोगों ने ये जो है आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता ले ली। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ले ली, प्रस्तावना ले ली, फंडामेंटल राइट्स। एंड उसके अलावा प्यारे बच्चों बात करें फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रस्तावना हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई। चौथा पॉइंट यहाँ से महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की इम्पीचमेंट प्रोसेस, या यहाँ पे ये लिखा सकता है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया या राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रियम्बल, ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स, ये सब यहीं से लिए गए हैं। अफ्रीका से एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी। दूसरी क्या हो गया? राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, बढ़िया प्रश्न। अभी चलो अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से ये याद रखना भाई, अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन है,
कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। तो भाई सीधी सी बात है, ये आर्टिकल जो है 124(2) ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की जाएगी। 120(2), 142(2) और 134(2) ये सारे अलग अलग आर्टिकल्स हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये है ये तीन सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, ठीक है। 120(2) आर्टिकल 120 तो वैसे क्या बोलता है कि संसद में यूज की जाने वाली लैंग्वेज के बारे में बोलता है, लेकिन आर्टिकल 122 ने ये बोला कि संविधान लागू होने के 15 साल बाद तक, तो 1950 से लेकर 1965 तक कितने हो गए, 15 साल, ठीक है। तो 15 साल तक अंग्रेजी संसद में प्रयोग की जाने की अनुमति दी गई, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रयोग की जाने की अनुमति दी गई। लेकिन वर्तमान में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है। और आर्टिकल 120 संसद में यूज की जाने वाली लैंग्वेज के बारे में बताता है। और जो बाकी आर्टिकल जो आपके 134(2) ये सुप्रीम कोर्ट के जो है उसको अधिकारों में वृद्धि करता है। और ये न्याय जो हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय और जो आदेश है भाई उनको प्यारे बच्चों कंट्रोल करने की पावर देता है, ठीक है, उसको स्वीकृति की पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट को देता है, ठीक है। आर्टिकल 142(2) में है सुप्रीम कोर्ट का संपूर्ण न्याय का अधिकार जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। संपूर्ण या कंप्लीटली विवेकपूर्ण जो न्याय है उसको अथॉरिटी देता है। 124(2) में क्या है भाई, यहाँ तो हम लोग बात कर रहे थे, देखो आर्टिकल 124 में है प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान। 124(1) में क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट का गठन व संरचना, याद रख ले में फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। और 124(2) में क्या है, 124(2) में है अपॉइंटमेंट, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। 124(3) में क्या है, जजेस की योग्यता, क्वालिफिकेशन। 124(4) में क्या है, हटाने का आधार, बेस ऑफ रिमूवल, जज को हटाने का आधार सिद्ध कदाचार और असमर्थता। 124(5) में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। कहाँ जगह बच गई, जगह यहाँ बच गई गुरुजी। देखो 124(6) में क्या बनेगा, शपथ। 124(7) में क्या बचेगा, सेवा एवं शर्तें। लो भाई पढ़ लेना, कोई आर्टिकल अगर पूछ भी ले तो सब के सब यूं, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्यारे बच्चों आर्टिकल 124 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है देश के लिए। 1(2)(4) सेक्शन 1 क्या बोलेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट का गठन व संरचना, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनी होगी, ठीक है। 2 बोलता है कि भाई अपॉइंटमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, लगाएगा कौन, राष्ट्रपति लगाएगा ना, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की सलाह लेता है, अदर जज की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है, ठीक है। और 124 जो 3 है उसमें क्वालिफिकेशन है कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल तक किसी एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में काम कर चुका हो। तीसरी योग्यता क्या है, कम से कम 10 साल तक किसी एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में एज ए जज वकील के रूप में काम कर चुका हो, एज ए एडवोकेट काम कर चुका हो। चौथी योग्यता क्या है, ही शुड बी एक्सपर्ट ऑफ लॉ इन द विजन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ये योग्यता है। उसके बाद हटाने का आधार सिद्ध कदाचार और वो क्या बोलते हैं आपका असमर्थता भाई, इनकैपेसिटी। एंड 124 जो 5 है महाभियोग की प्रक्रिया, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इम्पीचमेंट, और लोकसभा के 100 लोगों के साइन, राज्यसभा के 50 लोगों के साइन चाहिए। एंड उसके बाद वोटिंग होती है, स्पेशल मेजोरिटी से बहुमत पास होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों से 2/3 से, और वहाँ से भी 2/3 से, दोनों से पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों की चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष वर्ड जोड़ा, ये पढ़ा चुका हूँ। 42वां संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसने प्रस्तावना में प्यारे बच्चों उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना पिछली क्लास में भी कंप्लीट इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। पिछले वीडियो आप लोग देख लेना, पूरा टॉपिक पढ़ा है ये उद्देशिका प्रस्तावना, पूरा टॉपिक पढ़ा है अभी कंप्लीट, पिछली क्लास में देखें, ठीक है। और इसमें इसके द्वारा अभी 3 शब्द जोड़े गए। एक तो आप लोगों का समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, तीसरा इंटीग्रिटी, ये सेक्युलर, ये सोशलिस्ट, एंड तीसरा आपका अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए भी जो सीटों की संख्या है ये पूछ रहा है अभी, कितनी आरक्षित है प्यारे बच्चों, 84, ठीक है। लोकसभा में अगर बात करें टोटल सीटें कितनी हैं,
टोटल सीट्स है 543, ठीक है। इस 543 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इसकी संख्या है 84 और एसटी की पूछ ले तो 47, टोटल पूछ ले तो 131। ये 2030 तक फिक्स है, ठीक है, 2030 तक फिक्स्ड, 2030 तक प्यारे बच्चों क्या है, फिक्स है। 2030 तक ये फिक्स है। और प्यारे बच्चों आर्टिकल 330 में बोला गया है कि लोकसभा में एससी का और जो आरक्षण है भाई एससी एसटी का, वो आरक्षण आर्टिकल 330 में है, जरूर पढ़े उस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे और राजस्थान से अगर मान लो कि अलग अलग स्टेट से भी आपको पता होनी चाहिए, राजस्थान से एससी और एसटी की सीटों की संख्या 4:3 है, टोटल 7 हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एससी सीट मैक्सिमम अगर पूछ ले एससी सीट वाला राज्य ये है यूपी, कितनी सीटें हैं 17। एसटी पूछ ले मैक्सिमम तो 6 है, कहाँ से, एमपी से, टोटल एमपी में कितनी है 29। ये चीज़ आप लोगों को कवर हो जाएगी, लोकसभा की पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक हो। हाई जो प्यारे बच्चों यहाँ बात हो रही है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एब्सेंस में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में, ये लो भाई, अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर एब्सेंट है तो यहाँ से आप लोग याद कर लेना भी उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की, ठीक है, ये राज्यपाल को भी शपथ लेता है, प्रतिज्ञा कराता है। तो ये जरूर याद रखना। वैसे भी राज्यपाल को जो शपथ है राष्ट्रपति नहीं दिलाता, राज्यपाल को जो शपथ है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। और अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अदर कोई उच्चतम वरिष्ठ सीनियर जज दिला देगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक बात और भी याद रखनी है कि हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीश होगा, उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे शपथ दिलाते, दोनों याद रखना, ठीक है। और हाईकोर्ट के जो जजेस की शपथ है, हाईकोर्ट के जजेस की शपथ अलग से बढ़िया चीज़ है, आप लोग याद रखना भाई। हाईकोर्ट के जजेस की जो शपथ है ये कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 219 में आती है। राज्यपाल जी की जो शपथ है, राज्यपाल की शपथ मेरे प्यारे बच्चों ये जाएगी आर्टिकल 159 में, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी एक राज्य और राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के कौन से अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं मूल अधिकारिता में। अलग अलग अधिकारिता होती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अपीलेट होती है, एडवाइजरी होती है, और ये भी देखो अपीलेट आप लोगों को बता दूं आर्टिकल 132 में अपीलेट सुप्रीम कोर्ट में आती है, सलाहकारी 143 में आ जाती है, ठीक है। अनन्य मूल जो है आर्टिकल 131 में आ जाता है। 131 जो बोलता है प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक कह दूं या मैं कह दूं मूल अधिकारिता होती क्या है कि वे सभी मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, वे सभी मामले जिनकी सुनवाई जो है केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता में आते हैं। जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक राज्य या किसी दूसरे राज्य के बीच में विवाद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले, ये 5 बातें आप लोगों को याद रखनी है जो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में आती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आर्टिकल 331 में आता है, आर्टिकल 331, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। यहाँ बच्चा फंस जाता है, बच्चे जो सोचते हैं कि भाई क्या लोकसभा का उपाध्यक्ष बोलूँ, अध्यक्ष बोलूँ, ठीक है, या महासचिव बोलूँ। तो सचिवालय है तो इसका हेड होता है महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। ये प्यारे बच्चों लोकसभा सचिवालय हो या राज्यसभा का सचिवालय हो, दोनों आर्टिकल 98 में आते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और सचिव का काम क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करना। लोकसभा का जो महासचिव होगा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है। राज्यसभा का जो महासचिव होगा वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी प्रेसिडिंग ऑफिसर के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 है, लोकसभा उपाध्यक्ष का आर्टिकल 93 है, और जो लोकसभा अध्यक्ष है इसका भी आर्टिकल 93 है। याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का आर्टिकल सेम है। चलिए, कौन सी भारत की एक संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। देखो भाई विशेषता बात कर लेते हैं। इंडिया में बहुमत दल का शासन है क्या, बिल्कुल है भाई, बहुमत दल का शासन है, जिसके पास मेजोरिटी है वही रूल करेगा। और लेजिस्लेटिव में विधायकों एवं मंत्रियों की सदस्यता बिल्कुल ये भी अनिवार्य है, विशेषता है हमारे। बाकी नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिकों की उपस्थिति भी, नाम मात्र अगर सेंटर में बात करें तो आपका राष्ट्रपति जी हो गया,
और मेरे प्यारे वास्तविक में बात करें पीएम हो गया, स्टेट में बात करूँ तो सीएम हो जाएगा, यहाँ बात करूँगा तो राज्यपाल हो जाएगा। ये विशेषता तो है भाई, चलता है, ठीक है। लेकिन ये राज्यसभा का विघटन, ये हमारी विशेषता नहीं है भाई। राज्यसभा कैन नॉट डिसॉल्व, राज्यसभा विघटित नहीं होती है, ये स्थायी सदन है भाई, परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट डिसोल्यूशन भाई, ठीक है। इसका विघटन नहीं होता, राज्यसभा का विघटन, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 39A का विचार देता है। देखो भाई, ये रहा, पिछले से पिछले आरएस में आया था आर्टिकल 39A, अलग अलग एग्जाम में आता रहता है भाई, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अति महत्वपूर्ण, ठीक है, लिख देना भाई, अति महत्वपूर्ण, आएगा ही आएगा। इक्वल न्याय एंड मुफ्त लीगल जो सहायता है, और ये किस में आता है भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल जो है 36 से 51 के बीच में आता है। और ये प्यारे बच्चों, ये जो प्रावधान है ये आयरलैंड से लिए गए हैं भाई। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसके लिए काम करेगा, 39A के लिए। और आप लोगों को याद रखना, ये कुछ मामलों में काम शिक्षा, ये आर्टिकल 41 आ गया, उचित मानवीय शिक्षों के लिए ये जो प्रावधान है, और उसके अलावा श्रमिक मजदूरी, ये आप लोग सभी जानते हो, आर्टिकल जो 23 और 24 है, निर्वाह मजदूरी के लिए संबंधित है। और उसके अलावा भी काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता आर्टिकल जो है 42 में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? सीधी सी बात भाई, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट ब्रिटेन है, कहाँ है ब्रिटेन, ये रहा, ठीक है। बाकी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है वो प्रावधान लिया है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची राज्य सूची, वो कनाडा से लिया है। ब्रिटेन से हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था, यानी कि आप लोगों का जो द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, ये ब्रिटेन से ली है, बाई कैमरलिज्म, ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, क्योंकि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड है दो। हाउस ऑफ कॉमन हमारे यहाँ लोकसभा हम जानते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड हमारे यहाँ हम राज्यसभा को जानते हैं, ठीक है। और अमेरिका से मैंने आप लोगों को अभी सारी चीज़ें पढ़ा दी है। रूस से आप लोगों ने मूल कर्तव्य लिए हैं भाई, ठीक है। और रूस से आप लोगों ने और क्या लिया, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग। और मेरे प्यारे बच्चों एक लास्ट जो है, रूस से सामाजिक, आर्थिक प्लस राजनीतिक जो प्रस्तावना में पढ़ाया था, 3 न्याय हैं, न्याय के आदर्श वाक्य। तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। बहुमत दल का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। महान्यायवादी का पद आर्टिकल 76 ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पूरा ब्रिटेन से लिया गया है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये संविधान के जो स्रोत होते हैं ना, अलग अलग देशों से लिया गया। 100% यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके बनता है पेपर में, ठीक है भाई, ये चीज़ कहाँ से ली गई है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आज का प्यारे बच्चों, टॉप 20 की बात हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आज इस 20 क्वेश्चनों की क्लास में आप लोगों ने कम से कम 50-60 क्वेश्चन सीख लिए होंगे। ऐसे ही मक्खन क्रीम क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के पूछे गए एसएससी के द्वारा, इस बार एग्जीक्यूटिव क्या पूछने वाली है भाई। देखो जीके तो जीके रहता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि लेवल छोटा आएगा या बड़ा आएगा, मॉडरेट रहेगा, हार्ड, आसान, कुछ भी। आप पेपर का लेवल जज मत करो, बस पढ़ो, दबा के पढ़ो प्यारे बच्चों, अच्छे से डिटेल में पढ़ो, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो कार्य और मातृत्व और राहत भाई, मैटरनिटी रिलीफ भाई, ठीक है, ये आर्टिकल 42 में जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 42 में जाएगा, ये आर्टिकल 42 में जाएगा। चारों के चारों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं भाई, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें आएंगे, आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। 44 ने क्या बोला है, 44 ने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। और ये आपका मातृत्व, अवकाश और उसके अलावा न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों से प्रावधान से संबंधित है। 43 आप लोग सभी जानते हो, लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। और उसके अलावा जो 43A और B सेक्शन है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, सहकारी समितियां भी इसी में आती है भाई, 43A B सेक्शन में पढ़ के जाएं आप लोग। सहकारी समितियों का प्रबंधन, समितियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट। एंड 45 में क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा,
6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा। ये चीज़ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस 20 क्वेश्चनों की क्लास में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे से भी आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉप जो क्वेश्चंस है वो लेके आऊँगा। अगर किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बहुत शानदार और 20 क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।